प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न घाट की, जिसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं और पश्चिमी घाट पर्वतमाला भी कहते हैं। ये वेस्टर्न घाट जो दक्कन का पठार है ना, उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी जो है ये कंटिन्यूस है। ताप्ती नदी के पास से ये शुरू होकर कन्याकुमारी तक 16 किलोमीटर में फैली हुई लगभग कंटिन्यू पर्वत श्रेणी है। जबकि पूर्वी घाट आगे पढ़ेंगे, ये कटा छटा डिसकंटिन्यू पर्वत श्रेणी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां पूर्व दिशा में ही बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। इन नदियों के कारण इन पर्वत श्रेणियों के बीच में गैप हो गया है बहुत सारा। और वेस्टर्न घाट की जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ बहुत ही तीव्र ढलान है, जबकि पूर्व की तरफ मंद ढलान है। वेस्टर्न घाट गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वेस्टर्न घाट ही है। पश्चिम घाट की एवरेज हाइट लगभग 1200 मीटर के आसपास है। उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो इसके पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही अन्नाईमुड़ी है। और ये अन्नाईमुड़ी जो चोटी है, अन्नाईमलाई जो पर्वत श्रेणी है उसका हिस्सा है। और अन्नाईमलाई पर्वत श्रेणी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, हम जानते हैं। वेस्टर्न घाट की पश्चिम में जो ढलान है वो तीव्र होने के कारण जो दक्षिण पश्चिम की तरफ से मानसून आता है वो इससे टकराता है और जमकर यहाँ पर बारिश होती है। लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर इस तरह की यहाँ बारिश होती है, जबकि इसके पूर्व में बहुत कम बारिश होती है। यही कारण तो है, मुंबई और पुणे में अगर तुलना करेंगे, मुंबई में अधिक बारिश होती है पुणे की तुलना में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आपको पता होगा कि जो पश्चिमी तट है यहाँ पर बंदरगाह अधिक है पूर्वी तट की अपेक्षा। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम तट पर जो समुद्र है वो ज़्यादा गहरा है पूर्व तटों की अपेक्षा। इसीलिए जब समुद्र गहरा होगा तो बंदरगाह बनाना आसान हो जाता है, ताकि जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं वो आसानी से तट तक आ सकती हैं। पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से वेस्टर्न घाट को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। हालांकि कई किताबों में आपको 2 भागों में बांटा हुआ दिखाई देगा और कई किताबों में 3, लेकिन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटेंगे। ऊपर की तरफ जो ताप्ती नदी से गोवा तक का हिस्सा है इसे उत्तरी भाग कह देते हैं। और गोवा से जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है ये वाला हिस्सा मध्य भाग कह देंगे। नीलगिरी पर्वत श्रेणी के पास पूर्वी घाट ऐसा लगता है कि पश्चिमी घाटों से मिली हुई हैं। और नीलगिरी के पास एक दर्रा आप आगे पढ़ेंगे, माउंटेन पास पाल घाट, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक इसे दक्षिणी हिस्सा कह देंगे, दक्षिण भाग कह देंगे। सबसे पहले उत्तरी भाग की बात करते हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो दक्कन के लावा है उससे बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी हैं, जैसे अजंता पर्वत श्रेणी, ये इसी में पड़ती है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। सतमाला पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, ये सभी पश्चिम घाट का हिस्सा हैं और उत्तर दिशा में हैं। और इस उत्तरी भाग में जो मुख्य चोटियाँ आपको दिखाई देती हैं, जैसे कालसुबाई, इसकी हाइट 1646 मीटर है। सालहेर 1567 1567 मीटर इसकी हाइट है। महाबलेश्वर 1400 मीटर इसकी लगभग हाइट है। की अगर बात करें, जो गोवा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक है, ज़्यादातर इसका हिस्सा ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। और इस भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो डोडा बेटा है। जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये डोडा बेटा। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की बात यह है खासियत कि ये पड़ता तो वेस्टर्न घाट के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ भी इसमें मिल जाती हैं। तो लिंक पॉइंट आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। अब दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पर एक दर्रा है पाल घाट, उसी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये दक्षिणी हिस्सा है। इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, जैसे अन्नाईमलाई पर्वत श्रेणी, कार्डिमम या इलायची की पहाड़ियाँ और अगस्त्य मलाई की पहाड़ियाँ, ये 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं जो इसका हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर मुख्य चोटी जो आप जानते हैं अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी, वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊँची चोटी होगी, सिंपल सी बात है। 2695 मीटर इसकी हाइट है। 4 माउंटेन पास आपको याद रखने हैं इस वेस्टर्न घाट के अंदर। थाल घाट माउंटेन पास है, जिसे कसारा माउंटेन पास भी कहते हैं या थूल घाट माउंटेन पास भी कहते हैं, ये इसके अन्य नाम है। ये माउंटेन पास मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। मुंबई से नासिक जाना है, नासिक से मुंबई आना है, इसी रास्ते से आना पड़ता है। भोर घाट माउंटेन पास, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहाँ रोड, ट्रेन की जो पटरियाँ हैं बिछाई गई हैं। तो थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है। और उसके बाद पाल घाट तमिलनाडु का जो पलक्कड़ जगह है, इसको केरल के कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसके बाद शेनकोटा माउंटेन पास है, जो मदुरई को त्रिवंतपुरम से जोड़ने का काम करता है।
अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने आपको कि वेस्टर्न घाट से जब दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है तब खूब वर्षा होती है। जब अधिक वर्षा होगी इस कारण से यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब सदाबहार वन पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब जैव विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, मतलब बहुत अधिक प्रजाति के पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है लाइफ और वैरायटी। जो लाइफ है वो कई वैरायटी में एग्जिस्ट करती है, मतलब कई प्रजाति के पेड़ पौधे और कई प्रजाति के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है। बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है और यूनेस्को के द्वारा इस वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया गया है। और दिमाग में रखिएगा कि भारत सरकार ने यहाँ पर 2 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया घोषित किए हैं। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो 1986 में घोषित किया गया था। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है और 2012 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। और दूसरा अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ये 2001 में भारत ने इसको घोषित किया था और 2016 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया समझ रहे हैं क्या? भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया हैं इस समय, जिसमें 12 को यूनेस्को ने मान्यता दी है। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उनकी रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से ये रिजर्व एरिया कर दिए जाते हैं। इन सब के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, जिनमें से एक वेस्टर्न घाट भी है। इन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में हमारे भारत के अंदर 4 ऐसे रीजन हैं, इनमें एक वेस्टर्न घाट भी है। अब कोई भी जो बायोडाइवर्सिटी से भरपूर एरिया हॉटस्पॉट की कैटेगरी में कब घोषित किया जाता है, मतलब संवेदनशील की कैटेगरी में कब घोषित किया जाता है, उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि उस रीजन में कम से कम 1500 प्रजाति के संवहनीय पौधे पाए जाते हों। संवहनीय पौधे मतलब वस्कुलर प्लांट, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो ज़मीन से पानी, जो खनिज ऊपर ले आते हैं, अपनी पत्तियों को, अपने तनों को प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार की 1500 कम से कम प्रजाति के संवहनीय पौधे उस रीजन में पाए जाते हों जो कहीं भी और ना पाए जा रहे हों, केवल वहीं पाए जाने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस रीजन में 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पतियां विलुप्त की कगार पर हो। पर्यावास का मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक आवास, जो जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए प्राकृतिक आवास है, 70% नष्ट हो गया हो और 30% जो वहाँ की जो मूल प्राकृतिक वनस्पति हो, जो ऐसी वनस्पति जो वहीं केवल पाई जाती हो, वो विलुप्त की कगार पर हो। तो ये अगर दोनों कंडीशन है तो वो एरिया हॉटस्पॉट की कैटेगरी में घोषित कर दिया जाता है। ये मतलब आप दिमाग में रखिएगा, ये रीजन संकट की स्थिति में है कि इस रीजन को मानव से खतरा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को इनमें डाउट रहता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग चीज़ें हैं।